इसरो, आईआईएससी, एचएएल और आईटी पार्क्स के साथ साथ वाटर शॉर्टेज, ट्रैफिक, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीजों का एक ही कॉमन कनेक्शन निकलता है, बेंगलुरु। एक तरफ लोग इसे भारत की सिलिकॉन वैली बोलते हैं और दूसरी तरफ लोग इसे एक मैन मेड अर्बन डिजास्टर तक बोलने लगे हैं, जहां पर लोगों को बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल पा रही हैं। Thousands of people chasing water tankers, taking fewer showers, sweating out in long queues, and even missing work to store enough water for the day. What was once the garden city has become an urban desert. एक तरफ देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई पर है और बेंगलुरु इस वेव को मिस नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात इतने बुरे हैं कि बेंगलुरु वर्ल्ड की मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज में से एक आता है। और लैंग्वेज के नाम पर जो एक्सट्रीमिज्म यहाँ फैलाया जा रहा है, इसकी वजह से वहां पर फॉरेन छोड़ो, लोकल इन्वेस्टर तक जाने से अब डरने लगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बेंगलुरु कैसे एक ब्रिटिश कंटोनमेंट से भारत की सिलिकॉन वैली बना और अब एक अर्बन डिजास्टर बनता जा रहा है? इसके पीछे की पूरी स्टोरी आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं। Once known as the pensioners' paradise, Bengaluru has transformed into a city plagued by distress. India's very own Silicon Valley has run out of water. रिपोर्ट के मुताबिक बीबीएमपी और बेंगलुरु शहर में लगभग 800 झीलों में से 125 झीलें जो है वो सूख चुकी हैं। The city's residents are short of nearly 1,680 million liters of water every day. 29 minutes. That's how much time it would take for you to cover just 10 kilometers in Bengaluru. साल था 1537 जब विजयनगर एम्पायर के गवर्नर केम्पे गौड़ा ने गंदू भूमि नाम से एक टाउन सेटअप करा, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ हीरोज, और यही आगे चलकर बनता है बेंगलुरु। इसके 400 साल बाद मैसूर किंगडम के दीवान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेकर आए। मैसूर रीजन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इन्होंने 1911 में मैसूर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत करी। इसी साल कुछ और भी हुआ था। जमशेदजी टाटा भारत में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी सेटअप करने के अपने 13 साल पुराने सपने को सच करने के लिए अपनी आधी वेल्थ खर्च करके बॉम्बे की अपनी 14 बिल्डिंग्स और 4 प्रॉपर्टीज को यूनिवर्सिटी में बदलने का प्रपोजल लेकर पहुंच जाते हैं लॉर्ड कर्जन के पास, जो उस टाइम पर अभी नए नए भारत के गवर्नर जनरल बने थे। किस्मत में लेकिन कुछ और ही लिखा था। पहले तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भारत में इतने क्वालिफाइड लोग ही नहीं है जो ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे, और अगर वो पढ़ने लगे तो अंग्रेज जो जॉब्स दे रहे हैं उसके लिए वो ओवर क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन जमशेद जी अपनी बात से पीछे नहीं हटे, तो कर्जन ने कहा कि बॉम्बे ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए सही जगह नहीं है। उसने प्रोफेसर विलियम रैमसे से बोला कि पूरे भारत में घूमो और कोई और जगह निकालो। 10 हफ्ते पूरे भारत में घूमने के बाद प्रोफेसर बोला कि बेंगलुरु इस यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब प्रॉब्लम यह थी कि बेंगलुरु उस टाइम पर ब्रिटिश कैंटोनमेंट हुआ करता था, और इसके अलावा ये एक स्लीपी टाउन था जहां बॉम्बे की तरह ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, और बॉम्बे के बाहर यूनिवर्सिटी सेटअप करने में भी टाटा वालों की ज्यादा पैसे लगने थे। अंग्रेजों ने कोई खास सपोर्ट दिया नहीं, तो जमशेद जी पहुंच गए मैसूर स्टेट के महाराजा के पास। वो जानते थे कि कोई भी प्रिंसली हाउस इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए ना नहीं करेगा, और हुआ भी वही। मैसूर के महाराजा बेंगलुरु में 371 एकड़ लैंड, कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख रुपए और 50,000 का ईयरली ग्रांट देने को तुरंत तैयार हो गए। और कुछ इसी तरह 1911 में भारत को मिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो आज भी पूरे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट। इसके बारे में मैंने आपको टाटा वाले वीडियो में भी शॉर्ट में बताया था, लेकिन यहाँ इतनी डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि यही वो मोमेंट था जिसने बेंगलुरु में इंडस्ट्रीज और कंपनीज के खुलने की एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। इसके सिर्फ 5 साल बाद यहाँ मैसूर सैंडल सोप फैक्ट्री खुलती है। गवर्नमेंट की खुद की पोर्सलिन और इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री भी यहाँ पे लगाई जाती है। 1940s आते आते आईआईएससी भारत का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बन जाता है, और यहाँ से भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ के निकलने लगते हैं। और इस प्रोग्रेस को नोटिस करते हैं उस टाइम के एक दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट वॉलचंद हीराचंद। ये भारत में एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी सेटअप करना चाहते थे। इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी, इसलिए ब्रिटिशर्स को भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। आईआईएससी से इतने सारे टैलेंट को देखते हुए इन्होंने 5 किलोमीटर दूर अपनी कंपनी खोल दी, जिसका नाम रखा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, जिसे आज एचएएल कह के पुकारा जाता है। इसके कुछ साल बाद भारत आजाद हुआ, फिर एचएएल नेशनलाइज हो गई, लेकिन आईआईएससी का इकोसिस्टम अभी भी मजबूत होता जा रहा था। इससे बेंगलुरु और ज्यादा पॉपुलर होने लगा। इस पॉपुलैरिटी की वजह इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी थी। ये कोस्टल सिटी और किसी भी पड़ोसी देश के साथ लैंड बॉर्डर से काफी दूर है, इसलिए वॉर होने पर ये दिल्ली या मुंबई से कहीं ज्यादा सेफ है। इसलिए इतने सारे टैलेंट और सेफ लोकेशन की वजह से 1969 में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट को खोल दिया गया, जिसका नाम था इसरो। इसके अलावा बेंगलुरु में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान मशीन टाइम्स यानी एचएमटी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल जैसी पीएसयूज भी खुल चुकी थी। लेकिन इन सारी कंपनीज में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल गवर्नमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये डिफेंस व्हीकल्स और आइटम्स में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। देश की रक्षा अपना फर्ज है, भारत की है शान बीईएल।
BEL के सामने एक प्रॉब्लम थी कि इनके कई सारे एम्प्लॉइज जो कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो कंपनी से बहुत दूर रहते थे, जिससे उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा होता था। इसलिए BEL ने अपने हेडक्वार्टर के पास ही एक टाउनशिप बनाने का प्लान किया और इसका जिम्मा दिया RK बलिगा को। RK बलिगा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने IISc से ही मास्टर्स और PhD करी थी। इसके बाद वो US में 6 साल काम भी कर चुके थे। इन्होंने जापान और पेरिस में भी जाकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ था। इन्होंने BEL के पास ही 14,000 हाउसेस की एक कॉलोनी बनाई जो इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसके बाद इन्हें एक के बाद एक बहुत सारी बड़ी बड़ी टाउनशिप बनाने के ऑर्डर मिलने लगे और ऐसी टाउनशिप्स की वजह से बेंगलुरु को एक रिटायरमेंट पैराडाइज भी कहा जाने लगा। लेकिन RK बलिगा जी को यह रियलाइज हो गया था कि भारत को अब सिलिकॉन वैली जैसे ही एक हाईटेक क्लस्टर बनाने की जरूरत है, जिससे कि अपने यहां पर भी अमेरिका की तरह प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि अभी तक बेंगलुरु में ज्यादातर सरकारी कंपनीज आ रही थी। 1978 में फाइनली भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में शुरू होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी को इंडस्ट्री से काफी अच्छा रिस्पांस मिला और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने ऑफिसेस यहां पर सेटअप करने शुरू कर दिए। 1980 में विप्रो ने बेंगलुरु में अपना ऑफिस खोला और IISc के साथ कोलैबोरेशन में मिनी कंप्यूटर्स बनाने का काम यहां पर शुरू कर दिया। 1983 में क्यूनिक्स की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज को देखकर नारायण मूर्ति जी भी इन्फोसिस को बेंगलोर ले आते हैं, जो अभी सिर्फ 2 साल पहले ही पुणे में शुरू की गई थी। The biggest help that government did in our industry is to they stay got out of out, your way. in some way they stayed out of our way. They decentralized the whole thing. They removed licensing. They allowed us to take all our decisions in our boardroom rather than going to the electronic Niketan day after day after day. That to me is an extraordinary help that the government has done. और 1985 में अमेरिकन कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स बेंगलुरु में आने वाली पहली मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है। इन्होंने बेंगलुरु में भारत का पहला सॉफ्टवेयर डिजाइन सेंटर भी सेटअप कर दिया था। इसके सिर्फ 3 साल बाद 1991 में वो होता है जो पूरे देश की किस्मत बदलने वाला था, यानी कि लिबरलाइजेशन रिफॉर्म। 30 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। इससे बेंगलुरु को बहुत फायदा मिलता है क्योंकि अब फॉरेन कंपनीज भारत में इजीली आ भी सकती थी और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो सर्विसेज थी उनका एक्सपोर्ट भी आसान हो गया था। इससे इन्फोसिस जैसी कंपनीज को बड़ा फायदा होने वाला था। 1991 का डेटा देखो, बेंगलुरु की 13 सॉफ्टवेयर कंपनीज में 2000 वर्कर्स के साथ इन्होंने 16 करोड़ के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करे थे। लेकिन अगले कुछ सालों में ये एकदम से बदल चुका था। सिर्फ 2 साल के अंदर 56 करोड़ के एक्सपोर्ट इन्होंने कर दिए थे और अगले 5 सालों में ये एक्सपोर्ट का नंबर 3500 करोड़ पे पहुंच गया था। 2001 से 2010 के बीच को यहाँ का गोल्डन डेकेड ऑफ आईटी इंडस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद बेंगलुरु को एक गार्डन सिटी के नाम से नहीं बल्कि एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। Now Bangalore is increasingly being called the Silicon Valley of India thanks to its buzzing ecosystem of tech startups who are leaving established economic hubs like Mumbai for Bangalore. I was having an interesting discussion with someone who told me that there are close to 400 e-commerce startups in Koramangala alone. Right? In about 10 square kilometer, 20 square kilometer space, there are 400 e-commerce startups and most of them have raised a minimum of 1 crore in funding. 2022 आते आते कर्नाटका की 1400 आईटी फर्म्स में 40 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे थे जिन्होंने 6,30,000 करोड़ के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करे। ये नंबर इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि पूरे भारत के टोटल एक्सपोर्ट का ये करीब 40% है। अब यहां तक तो हमने सब अच्छा देख लिया, बेंगलुरु कैसे ब्रिटिश कंटोनमेंट से भारत की सिलिकॉन वैली बना ये भी समझ लिया, लेकिन यहां पर सब कुछ रोजी पिक्चर नहीं है। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में एक और ऐसी स्टोरी प्ले आउट हो रही थी जो शायद उतनी अच्छी नहीं थी। ये कहानी है बेंगलुरु में इलीगल और रैपिड अर्बनाइजेशन की कहानी। पिछले साल आई फ्लड्स ने बेंगलुरु की पुअर अर्बन प्लानिंग को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। And if Africa is battling a drought, India's tech capital is drowning in flood. We are talking about Bengaluru, the Silicon Valley of India. It has been hit by record rains. Water has entered homes, lakes are overflowing, drains are flooded, schools and colleges have been shut. The city of 13 million people has come to a standstill. इन फ्लड्स का रीजन सिर्फ क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन था सिटी की वैलीज और लेक बेड्स पर हुए अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस। बेंगलुरु सी लेवल से 900 मीटर ऊंची सिटी है, यानी कि एक तरह से आप इसे एक हिल स्टेशन मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर रिवर जैसा अपना खुद का कोई मेजर वाटर सोर्स नहीं है, इसीलिए पुराने टाइम से ही डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो पानी है उसका बस एक ही सोल्यूशन था, यहाँ की लेक्स। बेंगलुरु की सबसे ओल्डेस्ट लेक अगर आप देखो तो इसमें से एक है बेलंदूर लेक जो 8th सेंचुरी में वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के टाइम पे बनी थी। इसके बाद अलग अलग जो एम्पायर्स आए उनके टाइम पर काफी सारी लेक और वाटर स्टोरेज टैंक्स यहाँ पर बनाए गए। विजय
विजयनगर एम्पायर के गवर्नर और मॉडर्न बेंगलुरु के फाउंडर केम्पे गौड़ा जी ने कैनाल्स, वेल्स और कैस्केडिंग लेक्स के थ्रू सिटी के लिए काफी सोफिस्टिकेटेड वाटर सिस्टम को डेवलप किया था। इससे बेंगलुरु को प्रॉपर वाटर सप्लाई भी मिल जाती थी और वाटर का कंजर्वेशन भी इजीली हो जाता था। कैस्केडिंग लेक्स का सिस्टम इस तरह से काम करता था कि जो लेक शहर में ऊंचाई वाले एरियाज में होती हैं, जब वो भर जाती थी तो ओवरफ्लो की वजह से जो पानी है वो वेस्ट नाउसले कैनाल के थ्रू ये पानी नीचे वाली लेक्स में आ जाता था और फिर वहां से पानी वेल्स में और लोगों के खेतों में चला जाता था। इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हुए बाद के रूलर्स और ब्रिटिशर्स ने भी इसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया था। उलसूर टैंक, मिलर टैंक और हिसारघट्टा लेक 19th सेंचुरी में ही बनाई गई थी, लेकिन सो कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम ने इस पूरे के पूरे सिस्टम का कबाड़ा करके रख दिया। बेंगलुरु में 4 मेजर वैलीज हैं, जिसमें से एक है हेब्बल वैली। ये फोटो देखो, इसमें ब्लू वाली लेक्स हैं और ग्रीन वाली वैलीज। ये इन्हें नेचुरल कैनाल्स भी बोल सकते हैं, जहां से पानी बहकर दूसरे लेक्स में चला जाता है। ऊपर साइड देखो, यलहंका लेक के एकदम नीचे केंद्रीय विहार बसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बारिशों में लेक से ओवरफ्लडिंग होगी तो ऐसे ही विजुअल देखने को मिलेंगे। सिर्फ इस जगह ही 32,000 ऐसे लेआउट्स हैं, मतलब ऐसे प्लॉट्स जो गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल हैं। अब डिमोलिश भी नहीं कर सकते क्योंकि पहले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वालों ने घूस ले लेके यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की परमिशन दे रखी है। Now news from Karnataka, polluted and dying lakes, demolition drives to save them that resulted in angry residents and officials in trouble. This is the story of Bangalore's water bodies. They've been drawing attention in the recent past to all these. Rampant building on lake beds has reduced the catchment of water, adding to pollution. For now, the demolition has been stopped, but commercial structures are still being brought down. It's also clear that there's been no clear policy on saving these lakes. लेकिन जब ऊपर से प्रेशर आता है तो थोड़े बहुत डेमोलिशन किए भी जाते हैं, लेकिन इसमें पिसता है हर बार सिर्फ आम आदमी। अब इसमें नीचे साइड देखो, मान्यता टेक पार्क बनाया हुआ है जो बिल्कुल कैनल के रास्ते में पड़ता है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है जब ऊपर वाली लेक में ओवरफ्लडिंग होगी तो नीचे वाले एरियाज में ही पानी आएगा, लेकिन इसके बावजूद पूरी की पूरी कॉलोनीज, कॉलेजेस, कंपनीज ऐसी वैलीज में बनाई हुई है। पूरे बेंगलुरु में 6000 से ज्यादा ऐसे इलीगल लेआउट्स बने हुए हैं। ये फोटो देखो, 1973 से 2020 तक बेंगलुरु की अर्बनाइजेशन का मैप है। रेड वाले एरियाज वो हैं जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है और इसी रैपिड और अनचेक्ड अर्बनाइजेशन की बात मैं कर रहा हूं। अब इसी पुअर अर्बन प्लानिंग का एक और बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हमें इसी साल देखने को मिला। लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन तो कर ली पर वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ भी नहीं करा और इसीलिए बेंगलुरु आज एक अर्बन कंक्रीट डेजर्ट बन चुका है। देखो, बेंगलुरु अपनी वाटर नीड्स के लिए 2 सोर्सेस पर डिपेंड करता है, एक है कावेरी रिवर और दूसरा है ग्राउंड वाटर, और ये दोनों ही सोर्स पूरी तरह से मानसून पर डिपेंडेंट है। लेकिन पिछले साल एक वीक मानसून की वजह से बेंगलुरु के 16,000 बोरवेल्स में से 7,000 बोरवेल्स सूख चुके थे और बेंगलुरु के कुछ एरियाज में बोरवेल के अलावा पानी का कोई दूसरा सोर्स ही अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो उसके पानी को कंजर्व करने के लिए कोई लेक ही नहीं बची है, क्योंकि लेक बेड्स में तो कंस्ट्रक्शन कर रखी है और जो कुछ लेक्स बची हैं उनके कैनाल्स को डाइवर्ट कर दिया गया है और जहां वाटर नेचुरली फ्लो होता था उसके ऊपर इन्होंने कॉलोनी बना दी है। इसीलिए जो लेक सूख गई हैं वहां पे पानी आने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। सीवेज सिस्टम भी इतने अच्छे नहीं बने हुए हैं, इसीलिए थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरे शहर में फ्लड हो जाता है, क्योंकि शहर तो एक्चुअली लेक बेड के ऊपर बना रखा है। ऊपर से टैंकर माफिया का एक अलग ही खेल यहाँ चल रहा है। जितनी बार पानी कम होता है किसी भी बेंगलोर वाले से पूछ लेना, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश भी कम हो गई है। इनफैक्ट पिछले साल कर्नाटका में एवरेज से 18% कम बारिश हुई, जिसकी वजह से कर्नाटका के रिजर्वॉयर्स में सिर्फ 26% वाटर ही स्टोर हो पाया और अब तो गर्मियों में और भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बेंगलुरु में टेम्परेचर ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से ही बेंगलुरु में वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक भी हुआ है। Traffic. In this southern Indian city that dreams of becoming the Silicon Valley of India, hundreds of thousands of people reach their offices by crawling through traffic like this on a daily basis. बेंगलुरु वर्ल्ड की 6th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी में आती है। इस साल की रिपोर्ट के हिसाब से बेंगलुरु में 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ऑन एन एवरेज 28 मिनट का समय लग रहा है, जबकि पीक ट्रैफिक आवर्स में तो 1-1.5 किलोमीटर जाने में ही 2-2 घंटे तक लग जाते हैं। बेंगलुरु में अगर पॉपुलेशन देखें 2000 से 2015 के बीच में तो 164% की ग्रोथ है और इतनी मेगा ग्रोथ को मैप करने के लिए ना रोड बनी है और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इनफैक्ट इन 14 मैप्स में आप देख सकते हो 1800s और 1900s में बेंगलुरु एक रेक्टेंगुलर ग्रिड डिजाइन को फॉलो करता था। इस वजह से ट्रैफिक कंजेशन नहीं होता था, क्योंकि इस डिजाइन सिस्टम में एक ही पॉइंट पर पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते थे। लेकिन 2000s आते आते बेंगलुरु में पुअर अर्बन प्लानिंग और अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड का एक स्टार डिजाइन सिस्टम बन चुका है। इसकी वजह से अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने के लिए सिर्फ कुछ ही रोड्स बची हैं और इसीलिए इनमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। एनक्रोचमेंट भी कम नहीं है, लोग अपनी पार्किंग स्पेस, अपने रैंप्स बनाने के चक्कर में आधा रोड घेर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले ये भूल
जाते हैं कि भैया रोड पे तो ये भी चलने वाले हैं, इन्हें भी दिक्कत होने वाली है। ऐसा करने से पूरी डबल लेन की जो रोड होती थी वो सिंगल लेन हो चुकी है। इसके बावजूद भी इस साल बेंगलुरु की कार सेल्स में 340% का राइज आया है और इसका रीजन है बैड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वैसे तो बेंगलुरु में मेट्रो है, लेकिन ऐसे एरियाज में मेट्रो की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। complete IT corridor but no metro connectivity. City का बाहर है but where it's needed it's not there. Kind of heart of the city I must say. हाँ, यहाँ पर मेट्रो नहीं है। ये बेंगलुरु का मेट्रो मैप देख लो और ये दिल्ली का मेट्रो मैप है। बेंगलुरु में सिर्फ 2 मेट्रो लाइंस है जिनमें 41 मेट्रो स्टेशन है, जबकि दिल्ली में टोटल 12 लाइंस में 228 मेट्रो स्टेशन है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो मेट्रो के ही कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड और ज्यादा नैरो हो गए और ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मेट्रो का काम कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है और रोड पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। या सरकार भले बदल जाए हर 5 साल में, लेकिन जितने इश्यूज मैं आपको बता रहा हूँ ये कभी चेंज नहीं होते। ये यहाँ पे पिलर बने, कब बने हैं वो हमें याद भी नहीं है। आज जाके काम शुरू हो रहा है, लेकिन अभी दिख रहा है कुछ प्रोग्रेस। अर्बन एक्सपर्ट आर के मिश्रा के हिसाब से नई गवर्नमेंट जब से आई है तब से वो पिछली गवर्नमेंट के अगेंस्ट करप्शन केसेस खोलने में बिजी है, जबकि डेवलपमेंट वाले काम सारे रुके हुए हैं। ना ही तो कॉन्ट्रैक्टर्स को पे किया गया है और ना ही पॉट होल्स को भरा गया है। इनके हिसाब से ये सारे काम अब तभी होंगे जब अगले इलेक्शन आने वाले होंगे। लेकिन इन सारे इश्यूज के बावजूद कर्नाटका के जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं उनके लिए प्रायोरिटी किस चीज पर है कि बेंगलुरु में हिंदी इंग्लिश के बोर्ड्स हटवाने हैं। Kannada Rakshana Vedike people, in the name of activism and saving Kannada culture, are heckling, threatening people. While customers are inside stores, they are smashing signboards with stones and sticks and whatnot. लेकिन इस पर मैं अकेला कुछ बोलूंगा तो भैया विवाद हो जाएगा। आ जाएंगे लिखने वाले, डोंट कम हियर, यहाँ आके कमाते हैं और फिर इसी शहर की बुराई करते हैं। इतनी ही प्रॉब्लम है तो यहाँ आते ही क्यों हो? अरे भाई, बेंगलुरु को बनाने में जितना कन्नडिगा का हाथ है उतना ही इन आउटसाइडर्स का भी तो हाथ है। जिन एमएनसीज की वजह से आपके सिटी में इतना रेवेन्यू और टैक्स आ रहा है वो भी बाहर से ही आई है। लेकिन आप खुद ही सोचो, एक ऐसी सिटी में कौन अपनी कंपनी सेटअप करना चाहेगा जहां पर पानी, ट्रैफिक जैसे जो बेसिक इश्यूज हैं वो भी ना हो और ऊपर से आप ये लैंग्वेज के नाम पे गुंडागर्दी चला रहे हो जिसमें बिजनेस की प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं इनको अपना गुस्सा सही जगह पे डायरेक्ट करने की जरूरत है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन की तरफ डायरेक्ट कर दो और मैं आपसे डायरेक्टली मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।